चलो गाइस, वार्म वेलकम एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, करेक्ट है। क्या हालचाल है आप लोग के? जीवन चल रहा है, सांसें चल रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया, दैट वाज अबाउट बोर्ड कमिटीज, इज इट राइट? तो बोर्ड कमिटीज वाला चैप्टर हमने रिज्यूम किया था, जिसमें हमने बहुत बेसिक पार्ट देखा। आज हम थोड़ा सा पहले उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने बोर्ड कमिटीज में इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में यह देखा था कि कमिटी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, फॉर अ डेडिकेटेड वर्क। ओके, उसके बाद में कमिटीज में उस काम के एक्सपर्टीज हायर किए जाते हैं, जो जिस काम में बढ़िया है उसको उस कमिटी में अलॉट कर देंगे। उसके बाद एलओडीआर बोलता है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है वही कमिटी का पार्ट बनेगा, करेक्ट। जो बोर्ड मेंबर्स है वही कमिटी का पार्ट बनेगा। उसके बाद इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड effectiveness. They have in-depth study of the topic, plus end of the day committee कुछ भी करेगा, board is responsible. यहां तक कोई दिक्कत है आपको? रिपीट अगेन, बताइए। पॉइंट 1 क्या था यहाँ पे? स्पेसिफाइड वर्क के लिए कमिटी अपॉइंट होती है। सेकंड क्या आता है? दे आर द एक्सपर्ट इन दैट वर्क। थर्ड इज एलओडीआर के हिसाब से क्या होता है कमिटी? मेंबर्स ऑफ द बोर्ड फॉर्म द पार्ट ऑफ कमिटी इटसेल्फ। इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. Then in-depth study will be done, and end of the day the sole responsibilities of the board of director only. Next हमने देखा what is the logic or rationale behind forming the committee. तो लॉजिक एंड रैशनल बिहाइंड फॉर्मिंग द कमिटी इज दैट, सबसे पहले वही बोर्ड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, इन डेप्थ स्टडी, माइन्यूट डिटेल्स देखना पॉसिबल होता है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है, ठीक है। इट वर्क्स लाइक एक तरीके से बोर्ड को अनड्यू इन्फ्लुएंस करने से रोका जा सकता है, क्योंकि कमिटी उस टॉपिक में एक्सपर्टीज बना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया रैशनल बिहाइंड फॉर्मिंग द कमिटी। देन वी केम अबाउट कमिटी मैनेजमेंट। कमिटी चलेगा कैसे? पहली बात, कमिटी का स्कोप है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो कमिटी क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, एडॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी है, इट इज फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एडॉक कमिटी इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। नेक्स्ट इज द कमिटी इज गवर्न बाय द बायलॉज एंड द आर्टिकल्स. नेक्स्ट इज दे रेकमेंड द पॉलिसी टू द बोर्ड. if you see this, जो भी कमिटी है, it should be able to optimally use the expertise of the member को बेस्ट यूज आपको करते आना चाहिए। पैरेलली इट इज नॉट अ सप्लीमेंट्री। बोर्ड मेंबर काम करे ना करे, कमिटी अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मिनट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाता है। सो दिस वाज अबाउट द कमिटी मैनेजमेंट। देन वी केम टू टेबल एफ, ठीक है। अब टेबल एफ में मतलब हमने देखा क्लॉज नंबर 71 टू 75 में कमिटीज के बारे में कुछ बातें बोली गई है। क्या बोर्ड अपना काम डेलीगेट कर सकता है टू द कमिटी? आंसर इज यस। एंड ऑल्सो जो भी वो काम करेंगे, इट शुड बी विद इन द स्कोप एंड द पावर्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट इज इफ चेयरमैन will be appointed, chairman not appointed, then the member will elect one person as the chairman, ठीक है। they can meet and adjourn as per as whatever the thing फिट, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। वोटिंग मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लिया जाएगा। अगर कहीं डेडलॉक है तो चेयरमैन विल हैव द कास्टिंग वोट। प्लस अगर कोई डिसीजंस लिए गए बट बाद में पता चला कि मेंबर की अपॉइंटमेंट वाज नॉट रेगुलर अपॉइंटमेंट, उस केस में आपका कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इनवैलिडेट नहीं होगा। प्लस रेजोल्यूशन कैन बी पास बाय सर्कुलेशन, यू नीड नॉट मीट इन पर्सन। कुछ जगह पर आप क्या करोगे, मेल रिप्लाई दे दोगे या साइन करके भेज दोगे, वो भी सफिशिएंट रेजोल्यूशन माना जाए। तो ये हमने पढ़ा, करेक्ट है। उसके बाद में इतना ही पढ़ा हमने आइडियलिस्टिकली। मतलब आप सोचो कि आपको कमिटी चैप्टर आता है, बट वी इन्वेस्टेड फॉर 4 पैराग्राफ 1 लेक्चर। समझ आया मेरी बात? उसके बाद इंडेक्स हमने आधा लिखा, और मैंने आपको सिर्फ मैंडेटरी कमिटीज लिखने बोला था, दैट्स इट। हमने कुछ लिखा भी नहीं है। मतलब कल के लेक्चर में आप लोगों ने सिर्फ 4 पैराग्राफ्स पढ़े, 2 साइड्स ऑफ पेजेस पढ़े, जो बेस ऑफ कमिटीज है, जो आपको पहले से आ रहा है। समझो मेरी बात? इट टेक गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले इफ यू कम टू दिस पेज 5.3, सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर, ऑब्वियसली द कमिटी मेंबर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कमिटी फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसका काम है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उसके मेंबर इलेक्शन वाला पॉइंट भी कौन देखेगा? बोर्ड। कि भाई तुम ये देखोगे, वोटिंग होगा कि सीएसआर में अच्छा है, ये एनआरसी में बेटर रहेगा, वो वहां पे बेटर रहेगा। तो बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज हम उन्हें अलॉट करेंगे। उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पर हम उन्हें कमिटी पर अपॉइंट करेंगे। एंड ऑब्वियसली जब मेंबर अपॉइंट होता है तो उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द गोल एंड द टारगेट। ही शुड बी वेरी फेमिलियर। आर यू रेडी फॉर दैट वर्क? आर यू कंफर्टेबल विद दैट वर्क? क्या वो डेडिकेटेडली काम करने को तैयार है?
करेक्ट। प्लस कहीं ना कहीं चेयरमैन ने उस मेंबर का एक्सपर्टीज यूज करते आना चाहिए, तब जाकर एक कमिटी बहुत ही प्रोडक्टिव कमिटी माना जाएगा। करेक्ट है बात? तो देखो व्हाट हैपेंस, आई टेल यू, लाइक आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। ओके, जैसा कमिटीज की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ, बॉडीज की बात कर रहा हूँ, हम लोग है ना, बहुत सारे लोग वी स्पीक अ लॉट एंड यू डोंट डू दैट मच। ओके, दिस हैपेंस नेचुरली। बहुत सारे लोग, अब जैसे मुझे भी 3-4 ऑफ द बॉडीज में, देखो आप भी मेरी जगह आ जाओगे, 5-10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप मेरी जगह होगे। जस्ट इमेजिन व्हेन आई क्लियरिफाइड एंड आई क्लियर्ड माय एग्जाम्स दैट टाइम एंड टुडे, there's a lot of maturity, experience and different scenario। वो फैक्ट बात है। आप मेरे डायस्पोरा पे आ जाओगे तो आपको भी बहुत सारे कमिटीज का ऑफरिंग होगा, जैसे बहुत सारे क्लब्स के, इसके उसके प्रेसिडेंट बन जाओ, उसका वो बन जाओ, बट आई डोंट लाइक, इफ आई एम पार्ट ऑफ इट आई गिव इट, इफ आई कैनॉट आई कैनॉट। तो मैंने 3-4 जगह पे मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे पता है फिर मैं पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा एंड आई विल नॉट वर्क दैट मच, इट डजंट मेक, मजा नहीं है इस बात पे। मतलब अगर एग्जांपल है, कोई सिंपल एग्जांपल, रोटरी क्लब का चेयरमैन बनना, एग्जांपल बहुत छोटी बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आजकल कोई भी बन सकता है वेरी ऑनेस्टली, बट उतना आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर एक काम है, आपको टाइम देना पड़ेगा, उस टॉपिक पे आपको रेडी होना है। यू कैन नॉट जस्ट कम इन द मीटिंग, हाँ हुई एंड गो बैक। ये बहुत लोग कर लेते हैं, 90-95% पीपल डू दिस, करे। तो अगर आपको कोई काम अलॉट है ना, आपको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, यू हैव टू बी गिविंग टाइम, स्टडी, रिसर्च, तब जाकर होता है। सिर्फ पोजीशन पर आकर, कोई जगह पर आकर नहीं आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यू हैव टू गिव लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स द वर्क एंड गेट द वर्क डन। तो आप कमिटी के मेंबर बन रहे हो ना, तो रिस्पॉन्सिबली बनिए, नहीं तो मत बनिए। अगर आपको ऑफरिंग्स आती है तो डू इट विथ होल हार्टेडली, अदरवाइज डोंट डू इट। दैट इज अ क्लियर कंक्लूजन। क्यों मैं देख रहा हूं बहुत से लोग जोश जोश में आके टू क्रिएट अ फेम एंड नेम, दे गेट द कमिटी और दे गेट सम चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, कहां के बन जाते हैं, बट काम नहीं करते यार, तो वो मजा नहीं आता है। करेक्ट है, यू आर गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म, यू शुड प्रूव इट, अदरवाइज डोंट डू इट, दैट्स वेरी क्लियर। ओके, तो मैं ये बोलूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हर कमिटी मेंबर अगर मेंबर बन रहे हैं, सोसाइटी लेवल पे हो या कोई भी लेवल पे हो, स्टूडेंट लेवल पे हो या आप रियल कंपनीज में जा रहे हो, तो आपने वो पोजीशन ओनली व्हेन यू डिसाइड टू डिलीवर, टेक दैट मेंबरशिप। दैट इज अ वेरी क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, तो बातें तो बहुत लोग कर लेंगे, पीपल विल जस्ट बाबा, दैट इज वेरी कॉमन, बट काम करना पड़ता है, काफी एग्जीक्यूशंस करने पड़ते हैं, दैट इज द रियलिटी। ओके, तो ये चीज है। मतलब बताओ, कमिटी मेंबर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। करेक्ट है, कौन से बेसिस पे अपॉइंट करेंगे? बेस्ड ऑन नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज देखे जाएंगे। करेक्ट है, उसके बाद में कमिटी का गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कमिटी फॉर्म कर रहे हैं, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस चेयरमैन शुड बी फ्लेयर टू यूटिलाइज द कमिटी मेंबर। चेयरमैन होता है ना, लीडर होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी, सबको लेकर चलने की क्वालिटी होती है, संभालना, प्रॉब्लम समझना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। मेंबर आपस में झगड़ रहे तो कमिटी की मीटिंग में फेंका फेंकी करके चलेगा एक दूसरे के ऊपर। करेक्ट, ऐसा होता है, तो वहां पे चेयरमैन होना चाहिए कि अरे कहीं डांटना है, कहीं लाड करना है, वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है जिस तरह से पूरे कमिटी को चलाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जैसे आपने भी कभी ना कभी स्कूल डेज में कोई एक्टिविटीज में काम किया ही होगा, एंड उसमें बहुत सारे मतभेद भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट। अब स्कूल में तो इतना हम नहीं कंट्रोल करते, टीचर ज्यादा कंट्रोल करता है, बट व्हेन यू बी अ पार्ट ऑफ सम टास्क और द वर्क, तो देयर इज लॉट ऑफ सिनेरियो के जहां पर आपको सबको लेके चलना चाहिए, दैट्स वेरी क्लियर। तो गाइस, चेयरमैन का काम है हर मेंबर का जो एरिया है, बेस्ट पार्ट है, उसको ग्रैब करके कमिटी में अप्लाई करना। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड, हाउ यू सिलेक्ट द कमिटी मेंबर। रीड आउट करिए, आइए। Specific committee member may be appointed either by the board or by the committee chairman. करेक्ट है, तो ये जा सकता है, बोर्ड ने डेलीगेट कर दिया हो वो भी हो सकता है। करेक्ट, दे इट शुड बी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द पर्सन, एक्सपर्टीज, डोमेन एंड टाइम कमिटमेंट। ठीक है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट समय ही नहीं दे रहा है, मीटिंग पे आते ही नहीं है, बातें करते रहते हैं। ठीक है, जब देखो कि मीटिंग से पहले तैयारी करके नहीं आते, प्रिपेयर करके नहीं आते। करेक्ट, ये प्रॉब्लम्स है। एंड आई टेल यू व्हाट, ऑनेस्टली, अगर आपको अपने आप में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है ऑनेस्टली, तो आपको एक याद रखना है, जब मैं आर्टिकलशिप में था, मैंने देखा आउट ऑफ 10 आर्टिकल, रियली 2 आर वर्किंग, 8 आर जस्ट डूइंग द फन पार्ट। ऑनेस्टली नहीं होता है, 8 इज इनटू ट्रबल एंड 2 है सेटल डाउन, डिग्री के बाद भी। तो ये प्रॉब्लम आती है, आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, ये समझो मेरी बात। यू कैन नॉट लीव द स्कूल डेज, स्कूल डेज के प्रिंसिपल्स कभी भूलना मत। स्कूल डेज में कैसा होता था, प्रॉपर, मतलब नहीं क्या, हर चीज में आपको डिसिप्लिन इज वाज इंपॉर्टेंट, टाइम डिसिप्लिन, होमवर्क डिसिप्लिन। तो आपको आपके काम के प्रति रहना पड़ेगा हर जगह पर,
वेरेवर यू आर इन बिग कंपनी ऑल्सो यू हैव टू बी देयर। तो ये चीज आपसे एक्सपेक्टेड है कि नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, टाइम कमिटमेंट। इफ यू आर टेकन अ टास्क तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, वेरी क्लियर। अगर मैं कोई टास्क लूंगा, नहीं जम रहा ना, मैं मना करता, मैं मुझसे नहीं होगा, ये क्लियर है। लेना है, काम करना है, तो फिर उसको समय देना है, मीटिंग्स करना है, अलायंस करना है, देखना है, फिर होता है। तो आपको समय तो देना पड़ेगा। अगर कमिटी मेंबर जो आएंगे, मतलब मीटिंग में मस्त काजू बादाम खा के चले जाएंगे, थोड़ी ना चलेगा। दैट इज नॉट अ मेन गोल, दैट हैपेंस। कोई शादी नहीं चल रही है, गए और अपने बफे सिस्टम से खाना खाया, सबको थैंक यू बोला, फोटो क्लिक करके चले गए, ये तरीके से नहीं होता है। उसके पीछे प्रिपरेशन वाले जो लोग होते हैं वो टाइम कमिटमेंट देते हैं। इज इट राइट? करेक्ट है बात? तो उसी तरह से कमिटी मेंबर्स शुड गिव लॉट ऑफ टाइम कमिटमेंट विच इज नीडेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेंबर्स हैव अ वेरी क्लियर व्यू ऑन द कमिटी गोल्स। ऑल्सो देयर शुड बी अ फ्लेयर टू यूटिलाइज। चेयरमैन को कमिटी मेंबर्स का नॉलेज एंड पोटेंशियल्स उसको यूज करते आना चाहिए, यूटिलाइज करते आना चाहिए। वो चेयरमैन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। बट अगर आप देख रहे हो, कमिटी चेयरमैन इज द फेस ऑफ दैट कमिटी। तो आज वो मेंबर ही है, बट अमंग द मेंबर वन पर्सन विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर is a chairman. Correct? Among the member, all are equal. Mic check, mic check. हाँ, अभी आ रहा है? हाँ, तो जो भी काउंसिलर mic check. माइक चेक, माइक चेक। हाँ, माइक चेक। हाँ, ये चल रहा अभी। सो गाइस, कमिटी चेयरमैन जो होता है ना, जैसे एग्जांपल है, कभी अपने स्कूल डेज में आपको पता है वो हाउसेस होते थे, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस एंड ब्लू हाउस, ऐसे वो 4 कलर्स का ज्यादा चलता है। आप कौन से हाउस में बिलोंग करते थे? मैं ग्रीन हाउस वाला था। ग्रीन हाउस कितने लोग थे? ग्रीन ग्रीन वाले 1 2 3 4 5। रेड हाउस, रेड हाउस, रेड हाउस, ओके। ब्लू हाउस, ब्लू, एंड येलो, येलो हाउस, ओके, ठीक है। सो गाइस, उसका हाउस का होता ना कैप्टन या हाउस बॉय और गर्ल, ऐसा अपॉइंट होते थे, करेक्ट है? तो उनके ऊपर थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, है ना? उनके ऊपर और क्या होता था? थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान दीजिए, सब अपने ऐसे बचपन को याद कर लिए, सब एकदम ऐसे रिकॉल हो गए, चले गए अपने बचपन में, कहाँ आ गए हम दौर पे। सुनो मेरी बात। सो गाइस, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, जो कैप्टन होता है या जो हेड होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अभी जैसे हम लोग भी आपस में जब हम सब मिलते हैं, ठीक है, यस्टरडे हम बहुत दिन बाद सब लोग खाना खाने गए थे, वी मेट यस्टरडे, ठीक है? तो हम 4-5 जन थे, ऑब्वियसली एक्सेप्ट राज सर, ही वाज नॉट देयर, बट बाकी 5 जन थे। वी वाज समवेयर नॉट इन पुणे इटसेल्फ, मतलब वहां वापस आए सुबह। तो ये देखो, आपको ये समझना है कि हम 5 जन मिले, तो एक जन को लीड लेना पड़ता है। लीड लेना पड़ता है कि कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है, सबको नहीं, ये काम है तुषार सर, ऑनेस्टली ये काम है तुषार सर है, ठीक है? तो अब ये देखो, सबसे पहले कि लीड लेना पड़ता है कि सबको प्रॉपर इन्फॉर्म करना, सबके कन्वीनियंस देखना। कोई बोलता नहीं 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 मेरा ये प्रॉब्लम है, अरे भाई देख लेंगे, आजा, ऐसा। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट चेयरपर्सन प्लेज अ लिटिल एक्स्ट्रा एज। दैट्स वेरी क्लियर। लाइक उसने सारे कमिटी मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि सब लोग आए। अगर उसने ऐसे टाइम रखा और ऐसा प्लेस रखा कि जैसे इनकन्वीनियंट, तो कमिटी मेंबर आएंगे नहीं मीटिंग में, फिर प्रोडक्टिव मीटिंग नहीं होगा, करेक्ट है? फिर सबको थोड़ा एडवांस इंटीमेट करना कि अरे अपने को मीटिंग है, आना है सबने, पॉइंट। तो एडवांस इंटीमेशन देना सबको, होने क्या, सबके ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स को, आपस के मतभेद है कि वो रामलाल आ रहा है तो श्यामलाल बोलता मैं नहीं आऊंगा, श्यामलाल बोलता तो रामलाल तो मैं नहीं आऊंगा, अलग ही चलता है, साइकोलॉजी यहां से। तो आपको ये समझना कि अरे आ जाना, देख लेंगे, क्यों लोड ले रहा है, आई हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, तो चेयरमैन पर काफी सारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स है।
चेयरमैन को बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीड लेना पड़ता है. इज इट राइट? करेक्ट है. लाइक ही नीड टू बी प्री प्लान थिंग्स, ही हैव टू कोऑर्डिनेट अमंग एवरीवन कि भाई तुझे नहीं जम रहा है क्या, चल अपन एक काम करते हैं, डे चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट डे. ओके, अच्छा सबको जम रहा है क्या, सबको पूछ पाछ के सेटलमेंट करना, ये होता है. तो जो लीड होता है ना, जैसे आप लोग भी ट्रिप जब प्लान करते हो, जो लीड लेता है उस पर नारियल गिरता है. दैट्स वेरी क्लियर. तो सबको समझाना, मनाना, अंडरस्टैंड कराना, ये बहुत है. तो चेयरमैन हैज टू टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है. चेयरमैन, हु विल अपॉइंट द चेयरमैन? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बट अगर बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया, यू नो इट, द कमिटी मेंबर अमंग देमसेल्फ विल अपॉइंट. तो देखो, द बोर्ड विल अपॉइंट द committee chairman and the committee member can elect one person as the chairman. अगर बोर्ड ने नहीं अपॉइंट किया है तो among the members they will appoint one person as the chairman. Correct guys? उसके बेसिस उनके नॉलेज, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए. 2 कदम आगे आकर सबको लेकर चलना. लीडर इज अ पर्सन हु वर्क्स एंड गेट थिंग्स डन. ठीक है, खुद भी काम करना पड़ता है एंड काम करवा कर भी लेना पड़ता है. वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए. कुछ लोग के अंदर होता है ना कि अपने काम करवा कर बरोबर लेता है, ऐसा होता है. ठीक है, डायलॉग्स बोल के ऐसा होता है कहीं ना कहीं. तो है ऐसा कोई यहाँ पे क्लास में कि इज अ गुड लीडर कि ही विल गेट हिज थिंग्स डन? ओके, हाँ हाँ, निखिल, निकिता, ओके, मनीष, मनीष भी ऐसा करता है. निमिष, बेचारा उसका शक्ल देखने लग रहा है मुझे, एकदम मासूम बच्चा है यार. उससे आप काम करवाते होंगे मेरे हिसाब से. तो क्या ही बात कर रहे हैं, ऐसा आहे का? निमिष, निमिष काय, निमिष मेरे भाई, आप पे एलिगेशन लग रहे हैं. बहुत गंदा बोला उसने आपके बारे में, गाली दी है. हाँ नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा निमिष के बारे में है क्या? नहीं नहीं, बेचारे से आप काम करवाते होंगे यार. वैसे भी आप एक दूसरे को डोमिनेट करने में पड़े हो. अब यह देखो, सबसे पहले यहां पर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ध्यान दीजिए, वो चेयरमैन के पास क्या होना चाहिए? लीडरशिप, सबको लेके चलना, रिजॉल्व करना, प्लस बिहेवियरल स्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल के इसमें है नहीं. बिहेवियरल स्किल, कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, हाउ टू रिएक्ट. मतलब एट टाइम्स एक सिचुएशन है, आप रोना चालू करो, यू हैव टू बी साइलेंट. एट टाइम्स यू आर लाइक यू शुड शो मोटिवेशन बट यू आर क्राइंग. बिहेवियरल स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हम लोग ने ये चीज समय के साथ सीखी है. हम वी कम अप विद लॉट ऑफ बिहेवियरल स्किल विद एक्सपीरियंस ऑनेस्टली. बट ये बहुत ज्यादा, अभी क्लाइंट है, क्लाइंट पे गुस्सा आ रहा है, दिखा नहीं सकते. अच्छा ओके, ठीक है, फीस बाकी रखा है ना उसने, ठीक है, उसको प्यार से कैसे तो हैंडल करके फीस निकलवाना इज अ बिहेवियरल स्किल. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. गाइस गाइस ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हाँ नहीं ध्यान दीजिए. तो बिहेवियरल स्किल हैज टू बी देयर बिकॉज यू हैव टू हैंडल नॉट योरसेल्फ, यू हैव टू हैंडल योरसेल्फ एंड अदर्स हु आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पोजीशन. आपके सेम पोजीशन पर है. करेक्ट है बात? अब जैसे कल हम 5 जन मिले तो 2 जन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसी बातों बातों में झगड़ा हो गया, फिर मैं अरे रुकना यार, ऐसा नहीं, ऐसे होता है मस्ती में. तो अभी ये होता है कि समझाना, हैंडल करना सिचुएशन. कभी कभी जोर से जाना, नहीं तू गलत है, नहीं नहीं तू गलत है, ऐसा कभी बोला अरे यार इट्स ओके. तो यू हैव टू हैव दैट हैबिट. आपको ये डेवलप करना पड़ेगा. दुनिया कमी नहीं है, याद रखो. आपको उनको फेस करना है, आपको आगे बढ़ना है. नो वन विल कम विथ स्ट्रेटनेस इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड. उसमें और डेंजरस सिचुएशंस आएंगे. अभी तो आप बहुत कंफर्ट पोजीशन पर हो, मानो मेरा भरोसा. करेक्ट, आपको आगे जब ग्रो करना है तो आपके अंदर वो बिहेवियरल स्किल्स सच में आपको डेवलप करना पड़ेगा. आपके चेहरे से नहीं दिख के आना चाहिए क्या चल रहा है. आपको सामने वाले का माइंड रीडिंग करते आना चाहिए. आपको क्या बोलकर ब्रेनस्टॉर्म करना है वो करते आना चाहिए इन द गुड सेंस ऑब्वियसली. करेक्ट है, नॉट इन द बैड सेंस. तो ये चीज अगर आपको आ रही है उसको हम बिहेवियरल स्किल्स बोलते हैं. नहीं तो कुछ लोग होता है, जैसे क्रिकेट मैच, मैं निकल रहा जाओ, ऐसा सिचुएशन में रिएक्ट करके जाने का, ऐसा कुछ एग्रेसिव हो जाता है. नहीं नहीं मैं आउट नहीं, जो करना है करो, ये क्या चीटिंग चल रहा है, फेंक भाग के जा. अरे ये क्या चल रहा है, व्हाट द बिहेवियर इज गोइंग ऑन. अरे क्या हो गया भाई, ये बिहेवियरल स्किल थी एक्सेप्टेड है. जस्ट इमेजिन विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर गुस्से में, मैं नहीं खेल रहा हूं, जो है ऐसा थोड़ी ना होता है. यू हैव टू. सबसे बेस्ट बिहेवियरल स्किल इज बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, विच आई बिलीव ऑनेस्टली, क्योंकि उनके ऊपर इतने क्रिटिसिज्म्स आते हैं. बीइंग कोई भी पीएम रहेगा तो आएंगे और उनके ऊपर ज्यादा आते हैं. उस सिचुएशन को कैसे डायलॉग करके, कैसे उसको कंट्रोवर्सी में से निकल कर बाहर आकर सामने वाले पे डालना, ये कला उनके अंदर है. इसको बोलते बिहेवियरल स्किल.
पीपल टॉक 100-200 थिंग्स, बट आपको उसको सिचुएशन को फेस करते हुए प्लस उसको रिएक्ट करते आना चाहिए. ये चेयरमैन की क्वालिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एजुकेटेड लोग उनके साथ बैठे हैं, ऑलमोस्ट हाई प्रोफाइल लोग उनके साथ बैठे हैं, ऑलमोस्ट उनके दर्जे वाले लोग उनके साथ बैठे हैं, और उनको ब्रेनस्टॉर्म करना इज अ वेरी बिग टास्क. डू यू एग्री? करेक्ट है बात? तो चेयरमैन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बताइए? नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रूवन लीडरशिप एंड बिहेवियरल स्किल्स. तो चेयरमैन विल वर्क लिटिल एक्स्ट्रा, टाइम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब उनको थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम बाकी मेंबर. ये क्या होता है, जैसे बाकी मेंबर क्या होता है, सिर्फ बोल दिया आप पहुंचना है, पहुंच गए. वो लोग क्या है, जगह डिसाइड करना, प्लेस डिसाइड करना, टाइम डिसाइड करना, सबको पूछना, फिर प्लान कंफर्म करना, फिर सबको कंफर्मेशन देना, फिर सबको कन्विंस करना, अगर कोई नहीं आ रहा है, नहीं आना है, आना है, ऐसा. करेक्ट है बात? फिर उसके बाद खुद टाइम पर पहुंच जाना, बाकी लोग टाइम पर आए या ना आए, खुद टाइम पर पहुंचना. दे हैव टू पुट लिटिल एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट्स एज कंपेयर्ड टू दी अदर मेंबर. करेक्ट गाइस? उसके बाद इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, टीम को लेके चलना पड़ता है आपको. कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं काम नहीं करूंगा, ये एटीट्यूड नहीं चलता है, आपको फेस करना पड़ेगा. रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ओके. उसके बाद में कोऑर्डिनेट वर्क, के काम बांटा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम पूछना. अच्छा, तुझे कमिटी में बोला था सीएसआर वाले में कि ये तुम देख के वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, मुझे रिपोर्ट कर रहा, तुम ये देखो कि कितना खर्चा हो चुका है, अकाउंट्स टीम से बात करो. तो कोऑर्डिनेट द वर्क डन अमंग द कमिटी, वो देखना. Plus stimulate the members, motivate the members to put more efforts, abilities, talent, skills into the work, जिससे members के और efforts और ability की वजह से हमें फायदा होगा. And also responsible for preparing the agenda of the meeting, notice भेजना पड़ता है, proper draft करवाना, करे. Also arranging all the things, जो भी follow up लेना, paper work document available कराना. तो chairman तैयारी में extra effort डालता है. Is it right? Correct है बात? तो proven leadership, एबिलिटी, बिहेवियरल स्किल्स प्लस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये चेयरमैन के पास चाहिए. इसके बाद चेयरमैन से आपको क्या है, चेयरमैन हैव टू पुट लिटिल एक्स्ट्रा वर्क फॉर टाइम कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा, रिजॉल्व द conflict, coordinate the work among the team, then stimulate the members and responsible for preparing the agendas. करेक्ट है? तो ये हो गया चेयरमैन ऑफ द कमिटी हो या चेयरमैन ऑफ द कंपनी हो. यहाँ पे तो कमिटी में चेयरमैन चल रहा है, बट अदरवाइज अपने चेयरमैन के बारे में एग्जीक्यूटिव के अंदर एक सेक्शन डेडिकेटेडली पढ़ाई है, 105 4 या 5 जो भी होगा. 101 नोटिस, 102 प्रशांत हाँ हाँ 104 प्रशांत ने बोल दिया डन. चेयरमैन के बारे में पढ़ा है ना आपने, वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग है, बट कमेटी मीटिंग, ज्योति मजे ले रही है, कमेटी मीटिंग जो है उसका जो चेयरमैन है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया. रीड आउट करिए गाइस. आई विल वेट. अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी चेयरमैन. मार्किंग करिए गाइस. हु विल अपॉइंट एंड मार्क करिए बोर्ड, मार्क करिए कमिटी मेंबर्स. ठीक है. देन क्राइटेरिया पूरा मार्क करिए. फंक्शंस में रिक्वायर्स एक्स्ट्रा वर्क मार्क करिए. कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मार्क करिए. ठीक है. कोऑर्डिनेट वर्क मार्क करिए. स्टिमुलेट दी मेंबर्स मार्क करिए. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एजेंडास, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डूइंग फॉलो अप विद देम. ओके. तो ये सारा मार्क करेंगे. ओके. ओके. दिस इज द क्रक्स जो हमने देखा है कि क्या चेयरमैन है. ठीक है. तो आउट ऑफ एवरीथिंग इन द इंडेक्स, नहीं नो फोन, डिसिप्लिन. यस यस. क्या बोलते हैं, एजुकेशन इज वेरी बिग, वेरी बिग. डोंट टेक इट हियर. इफ यू टेक इट हियर, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग सरस्वती माँ. सरस्वती माँ गिव्स लक्ष्मी, समझ रहे? लक्ष्मी गिव्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स, हेल्थ, समझ रहे? सोर्स एक याद रखना, कभी भी नहीं. ओके. अब ये देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहां से अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी चेयरमैन यहां पर आ गया. उसके बाद में यहां पे सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर आ गया. देखो हम लोग है ना ऑलरेडी ऑलमोस्ट, अभी देखो आई एम टॉकिंग फॉर लास्ट 25 मिनट्स, वी हैव जस्ट डिस्कस
two paragraph. First paragraph is selection of committee members and second paragraph is appointment of chairman. कोई डाउट है आपको इसमें? पक्का इंडेक्स पे मार्क करिए. इंडेक्स पे आपने कल लिखे थे हेडिंग्स, तो पहले जो 6 टॉपिक्स थे कल हमने इंडेक्स में लिखे थे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग आप मार्क करोगे. आइए करे इंट्रोडक्शन मीनिंग. सेकंड रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटी मार्क करेंगे. करे कमिटी मैनेजमेंट मार्क करेंगे. टेबल एफ मार्क करोगे. टेबल एफ के बाद सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स मार्क करेंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी चेयरमैन मार्क करेंगे. राइट गाइस? ठीक है. मीटिंग्स के बारे में क्या आपको प्रॉपर मीटिंग्स कंडक्ट करना है, यू हैव टू रेफर टू SS1. SS1 के लिए एक अलग से चैप्टर है, इसके अमेंडमेंट्स भी आए हुए हैं. ठीक है, तो दिस इज चैप्टर नंबर 4 जो हम अलग से बात करेंगे. और आपको DD में अगेन से पूरा SS1 है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1, और आपने एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी पढ़ा भी है. समझ 9 पैराग्राफ्स है देयर. कन्वेइंग ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऐसा 9 पैराग्राफ के अंदर सब पैराग्राफ्स है. प्रॉपर हम डेप्थ में जाकर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. करेक्ट? तो SS1 मैंडेटरी कमिटी का चार्ट आपने कल बना लिया था. करेक्ट? जिसमें से CSR कमिटी आप लिख दोगे रेफर चैप्टर नंबर 14. ऑलरेडी आपने चैप्टर 14 पढ़ लिया है. अरे हाँ, है ना? थ्रेशोल्ड लिमिट अभी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, वो पार्ट में क्या कर रहा हूं. टिक. CSR कमिटी इज वन ऑफ द डिटेल इन चैप्टर 14, नॉट ऑल्सो इन डेप्थ इन CSR सब्जेक्ट. तो आपको CSR कमिटी यहां पे पढ़ने की कोई टेंशन है ही नहीं. इज दैट वेरी क्लियर? तो आपको यहां से पढ़ना ही नहीं है. होगा भी तो क्या कर लेना, कट किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चैप्टर 14 में कवर्ड है. इज दैट राइट गाइस? आर यू गेटिंग इट? करेक्ट है. हाँ देखो, अब ये जो 3 कमिटीज हैं, ये तीनों कमिटीज आर देयर, बट CSR एज पर कंपनीज एक्ट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हम पहले कवर अप कर लेंगे. करे तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज अंडर ओनली LODR. सी व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू. जिस तरह से मैंने पहले दिन पे बताया था, मैंने आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स. बोर्ड जो है ये है कंपनी के, कंपनी इज हेडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी मेकिंग, और सीनियर मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, लोअर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. करेक्ट है? ये डायरेक्ट करेंगे, ये प्लान करेंगे, ये क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूट करेंगे. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर के माध्यम से लोअर मैनेजमेंट की चीजें चेक करा सकते हैं कि जो बोला गया है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. करेक्ट है? तो वो कंट्रोलिंग फंक्शन आप करते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. स्टाफिंग तो ठीक है, बट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसमें से प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग ये भी करते हैं. एक्सटेंसिव प्लानिंग, लेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, प्लानिंग ओके बट मोर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एंड देन डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना, काम करवा के लेना. दे ऑल्सो डायरेक्ट देम, दे ऑल्सो डायरेक्ट देम. ओके, तो ये आता है. एंड फिर लोअर मैनेजमेंट ने काम किया नहीं किया, ये चेक कराएंगे इंटरनल ऑडिटर के माध्यम से. कौन सा? बाय इंटरनल ऑडिटर जाके कंट्रोलिंग करेगा जो प्लान है. आप वैरिएंस पढ़ते हैं ना कॉस्टिंग में भी, करेक्ट है, कि बजट एंड वैरिएंस, वेरिएंस, मटेरियल, लेबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो हो गया प्रोडक्शन लेवल पे. बट पूरी कंपनी लेवल पर हमने कुछ प्लान किया है, और प्लान से कितना डेविएशन हुआ है, कितना सरप्लस से कितना डेफिशिएंसी है, ये इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा. अब मैंने आपको बोला कि बोर्ड अगर है तो बोर्ड को पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट पे ध्यान देना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़ा था. करे प्लस बोर्ड को प्रॉपर कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे. कंप्लायंस यू स्टडी इन DD में. ये कंपनीज है का वो सेक्शन, कंपनीज है का वो सेक्शन, इसमें इतनी पेनल्टी, उसमें इतनी पेनल्टी. एक चैप्टर तो पेनल्टी है. लर्न करो, मेहनत करो. तो अब ये देखो, यहां पर ड्यू डिलिजेंस, करेक्ट, यहां पर आप सीखोगे कंप्लायंस के कौन से लॉ इधर करना है. ओके, उसके बाद में कंप्लायंस के बाद मैंने आपको बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा. रिस्क मैनेजमेंट के बाद डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बहुत सारी बातें यहां पे आती है. वन ऑफ द एरिया इज रिस्क मैनेजमेंट. सी अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, करें रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे, आप बिजनेस अच्छा कर रहे हो, पीपल के प्रति अच्छे, प्लैनेट के पीछे अच्छे आप काम कर रहे हो, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, बट यू हैव टू चेक योरसेल्फ, यू हैव टू बी अपडेटेड योरसेल्फ. करेक्ट है? यू हैव टू एनहांस योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर लूपहोल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर बिजनेस लूपहोल्स. अगर आप नहीं काम करोगे तो आप क्या हो जाओगे, आउटडेटेड, या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, नोकिया, सैमसंग. अब नोकिया का कोई पता नहीं है. नोकिया एक जमाने पहले एवरी होम हैड अ नोकिया हैंडसेट, राइट, बट उसके बाद नोकिया कोई भी घर में नहीं दिख रहा है. हार्डली 1-2 घर में होगा या नहीं भी होगा, पता नहीं है. तो नोकिया इतना बुरा थोड़ी ना था.
बट नोकिया ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। नोकिया ने रिस्क मैनेजमेंट करा होता तो उनको समझता है कि आज ट्रेंड क्या है, ठीक है, आज तरीका क्या है, और तब जाकर नोकिया कंपनी आज भी सर्वाइव कर सकता था। इट वॉज अ लार्जेस्ट फोन कंपनी। तो गाइस, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, यू कैन नॉट इग्नोर द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, यू कैन नॉट इग्नोर द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। और लिस्टेड कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, बिकॉज द वेरी डायनामिक इकोनॉमी वी आर गोइंग, करेक्ट, वी आर इनटू वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जहां पर कोई भी बीट कर सकता है, कोई भी आकर कॉम्पीट कर सकता है। दैट इज अ वेरी क्लियर गोल। तो आपको ये समझना है कि व्हाट आर द वेरियस थ्रेट। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या थ्रेट्स है, आपके ऊपर क्या आपके वीकनेसेस है, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अभी एसएम के अंदर आपने पढ़ा, करेक्ट है बात। तो स्वॉट एनालिसिस के क्वेश्चन ईएसजी में भी आ सकते हैं, करेक्ट है, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट बोल दिया तो ये कंपनी है, फैक्ट्स दे दिया, स्वॉट एनालिसिस करके बताओ। बच्चा बोलो सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे वो एसएम में, करेक्ट, दे कैन आस्क एनी डैम थिंग, राइट। तो आपको ये समझना है। हाँ, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, एक सेकेंड, कहाँ गया रिमोट? रिमोट का है, अच्छा ये इतने रिमोट से है हर क्लास में, 5 रिमोट, क्लास में 6 रिमोट, ऐसे समझ में नहीं आता है। हाँ, टिप टिप बरसा पानी, पानी में जैकेट जली, उसके जैकेट पे गिरा है पूरा। हाँ, खराब हो गया ना। ये अथर्व उसके पास सोना नहीं है। एक काम करो, मैं मनोज भाई को बुलाता हूँ, वो उसका बकेट रख देंगे क्वेश्चन। अरे वो एसी में से पानी लीक हो रहा है, बकेट लगा दो। पता चला रिया, रिया ना, रिया नाम है, अंजलि, अंजलि आकर ऐसा ऐसा, अरे वो जो हिसाब से कर। चलो ध्यान दो, भैया लगा रहे बकेट वहां पे, ध्यान दो। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो एग्जांपल है, अगर मैं पॉलिटिकल एग्जांपल दूं, इन महाराष्ट्र टुडे इज द रिजल्ट, तो वो ठीक है, महाराष्ट्र रिजल्ट विल इंपैक्ट द स्टॉक प्राइसेस टुडे बिकॉज महाराष्ट्र इज अ वेरी बिग इकोनॉमिक हब, दैट्स द रीजन, करेक्ट है, बाकी कोई रीजन नहीं है, बट बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में, तो इट मैटर्स अ लॉट स्टेट का पॉलिसी क्या आने वाला है, करेक्ट। तो आपको ये समझना है कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ क्या था कि वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट डू द रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क एनालिसिस नहीं किया, रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी ब्रीच होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। कुछ लोग यहीं पर बैठे उन लोगों में से, करेक्ट है। तो आपको यह समझना है कि वो गट अलग बन गया और वो तोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए। टॉप लेवल के लोगों ने ग्राउंड लेवल का रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको पता ही नहीं चला कि ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ हो रहा है। समझे मेरी बात? तो ये करते तो शायद उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सेव कर पाते थे, बट उन्होंने नहीं किया, तो बहुत सारे उनके एमपी एमएलए जो भी एमएलए है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में अलाइन हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपको ये समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट हैज टू बी डन, यू हैव टू आल्सो वर्क इन योर पर्सनल लाइफ दैट वे, प्रोफेशनल लाइफ दैट वे, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, कि आपको क्या रिस्क आने वाला है या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल, जैसे आप लोग ने भी रिस्क मैनेजमेंट किया ही होगा फॉर श्योर, ओके। जैसे एग्जांपल है कि एग्जाम के 2 दिन पहले और एग्जाम के 1-2 महीने पहले कि मेरा कितना कवरेज हुआ, नहीं हुआ है, कहां पे फोकस करना, नहीं, और एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेते हैं, चलो इतना टाइम में इतना तो हो ही जाएगा। स्ट्रैटेजिकली आप करते हो कि नहीं करते हो? क्या एग्जाम के 1 दिन पहले भी आप मॉड्यूल पढ़ रहे नहीं, जो होगा होगा 20 में से या 25-30 में से 2 ही चैप्टर पढ़े तो क्या होगा, बट 2 ही बढ़ के जाएंगे, ऐसा करते हैं या स्ट्रैटेजिकली काम करते हो? स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं, राइट गाइस? तो उसको रिस्क मैनेजमेंट ही बोलता है, करेक्ट। बट सोचो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़े कस्टमर्स है, फ्रेंचाइजीज है, ठीक है। जस्ट इमेजिन मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स के 22,000 आउटलेट में कहीं एक आउटलेट में भी गड़बड़ हो जाए तो उनका गुडविल खराब हो सकता है। आज कहीं 1-2 बर्गर में 5-6 कॉकरोचेस फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए तो छी नहीं, टेस्ट नहीं करना है, आपने खाया थोड़ी है, आया है बर्गर, कैंसिल कर। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, अंडरस्टैंड, 5-6 कॉकरोचेस आ जाए तो नाम खराब हो सकता है, करेक्ट। तो आज इन्हें कहीं ना कहीं क्वालिटी चेक रखना पड़ेगा, आज इनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सेव करें, करें। तो ये एक कंपनी में डेडिकेटेड एक टीम चाहिए कि हमारे कंपनी पर क्या क्या थ्रेट्स है।
तो ये डिटेल में आएगा रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में, जो हम बहुत जल्द चालू भी करने वाले हैं। मैंने आपको क्या बोला, 5 चैप्टर, 4-5 चैप्टर्स एग्जीक्यूटिव, 10 चैप्टर डन, इमीडिएटली पार्ट बी सी पर मैं शिफ्ट होऊंगा, 35 मार्क्स, करेक्ट है भाई। 35 मार्क्स को पूरा लर्न, मेमोराइज, प्रैक्टिस, लर्न करा के 13 चैप्टर पे मैं पहुंचूंगा, उसके बाद फिर मैं आराम से चलूंगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये होता है स्ट्रेटेजिकली। तो आपको ये समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वो तो आएगा ही, बहुत इंटरेस्टिंग भी एक्चुअली, करेक्ट। बट रिस्क मैनेज को करने के लिए डेडिकेटेडली आपको कमिटी फॉर्म करनी है अंडर एलओडीआर रेगुलेशन, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। क्या फॉर्म करना है? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। सर किससे फॉर्म करना है? टॉप 1000 कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैप, ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और द कंपनी विद अ हाई डेट वैल्यू, ओके, जिसका शायद से 500 CR आई गेस लिमिट है, जिस कंपनी में नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट 500 CR से ज्यादा है, एलओडीआर में लिखा है ये चीज, तो उन कंपनीज को कंपल्सरली रिस्क मैनेजमेंट कमिटी तो फॉर्म करना ही पड़ेगा। अब कितने लोग रहेंगे? 3 डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि अगर जिस कंपनी में स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स या सुपीरियर बोलते हैं आप, डीवीआरस, कम शेयर्स ज्यादा वोट, करेक्ट है, तो एसआर इक्विटी शेयर्स, ओके, अगर है तो वहां पर 2/3 डायरेक्टर विल बी इंडिपेंडेंट, इस तरह से करे। तो ये कॉम्पोजिशंस के बारे में आ गया। फिर उनके काम के बारे में आएगा, वो पॉलिसी बनाएंगे, जैसे CSR पॉलिसी बनती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या बनता है? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। क्या बनेगा? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। दे फॉर्मुलेट द पॉलिसी, दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिस्क, कंपनी में क्या क्या रिस्क है। जैसे आपको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस में पैंडेमिक के दौरान कहीं ना कहीं क्या हो गया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े, समझे मेरी बात? तो उन्होंने रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया, बट उनको याद नहीं आया होम डिलीवरी कर सकते हैं, केटरिंग बिजनेस कर सकते हैं एक तरीके से। तो याद आपको समझना है कि वो अगर रिस्क को सही पहचाने, आइडेंटिफाई करे, तो ये कमिटी टाइम टू टाइम कौन से रिस्क हमारे कंपनी में वो काम करेंगे। वेरी क्लियर गाइस, ओके। तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जोमेटो, स्विगी, अब ये दोनों लिस्टेड हो गए अभी दोनों। ऐसा उन्होंने, जोमेटो ने गुड जेस्चर, स्विगी के साथ एक फोटो डाला था, आपने देखा है वो फोटो? करेक्ट है कि अब हम एक ही, मतलब कुछ तो एक अच्छा कोट लिखा था, एज अ कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज फ्रॉम जोमेटो टू स्विगी फॉर गेटिंग लिस्टेड। जोमेटो तो 4-5 साल पहले लिस्ट हो चुका है, स्विगी अभी लिस्ट हुआ लेटेस्ट में 1 महीना पहले या अभी इस मंथ में करे। तो अभी देखो दोनों कॉम्पिटिटर थे। तो जोमेटो क्या था, मैंने आपको बताया, जोमेटो वाज नथिंग बट अ डिजिटलाइज्ड मेनू कार्ड, कि घर बैठे बैठे आप देखो क्या मिलता है उस रेस्टोरेंट में, फिर आप फोन करो तो वो ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, रेस्टोरेंट डिलीवर करता है। फिर उनको रियलाइज हो कि हम ही डिलीवर कर लेते हैं, रेस्टोरेंट वाला टाइम पास कर रहा है, तो उन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स अपॉइंट किए जहां पर वो डिलीवरी करेंगे, करेक्ट। बट स्विगी वाज वेरी गुड इन डिलीवरीज, व्हिच आई सेड, स्विगी बहुत जल्द डिलीवर कर रहा था, द डिलीवरी बाय स्विगी वाज वेरी फास्टर, और स्विगी बहुत सारे स्कीम्स ऑफर ला रहा था, 9 रुपए में गुलाब जामुन, 9 रुपए में आइसक्रीम, स्पेसिफिक डे पर आता था, हमने बहुत एंजॉय किया। तो ये आपको समझना है कि दिस वाज अबाउट स्विगी। फिर यहां पर जोमेटो को रियलाइज हुआ कि भाई ये जो है, ये स्विगी जो है, ये डिलीवरी में अच्छा है, हम लोगों को घर पे डिलीवरी तो ठीक है, हम लोगों को घर से बाहर निकालकर रेस्टोरेंट बुलाएंगे। तो जोमेटो स्टार्टेड विद गोल्ड मेंबरशिप, जो को बहुत पॉपुलर हुआ था और अभी भी है। तो गोल्ड मेंबरशिप में 1+1 बहुत चला, एक फूड पे एक फूड, एक ड्रिंक पर एक ड्रिंक। तो पीपल वर अट्रैक्टेड टू कम डाउन टू द रेस्टोरेंट एंड स्टार्ट हैविंग द फूड एंड द। तो उन्होंने लोगों को बोला घर पे बैठकर क्या खा रहे हो, एंजॉय द एम्बियंस, एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय द प्लेस एंड हैव 1+1 ऑफर। तो अब क्या हो गया, बहुत सारे लोग ने जोमेटो मेंबरशिप लिया, वहां से जोमेटो ने स्ट्रेटेजिकली रिस्क को हैंडल करने के लिए गोल्ड मेंबरशिप लाया और लोगों को रिटेन किया। तो स्विगी वाज फार मोर बेटर देन जोमेटो, बट जोमेटो लिस्टेड फर्स्ट, स्विगी लिस्टेड आफ्टर 5 years बिकॉज जोमेटो डिड व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट। समझे मेरी बात? तो अब जोमेटो में कहीं ना कहीं उनकी कमिटी होगी, शायद उनको कंपलसरी नहीं है बट फिर भी हमने किया होगा, करे। अब वहां की टीम बार बार बता कि कॉम्पिटिटर से ये थ्रेट है, अच्छा इंटरनल ये थ्रेट है, ये फीडबैक आ रहा है, कस्टमर ऐसा बोल रहा है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा जो बिजनेस चलाना है, इस पे आपको एक एक चीज पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप आपके बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो। इज इट राइट? करेक्ट गाइस? तो यहां पर देखो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में बेस पर आते हैं, सब लोग आएंगे। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी आगे जाकर है, पेज नंबर 5.11, ठीक है। CSR कमिटी के लिए यहां पे हेडिंग लिख दिया था, दैट वाज रेफर टू चैप्टर 14 CSR कमिटी, ठीक है। तो ये तो आपने चैप्टर 14 में कवर कर लिया है, यू नो इट वेरी वेल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो सबसे पहले LODR रेगुलेशन बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
विल कॉन्स्टिट्यूट द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ऑब्वियसली सारी कमिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बनेंगे। उसके बाद मिनिमम कितने लोग यहाँ पे 3, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट। इसमें ऑल मेंबर नी नॉट बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्ट। शायद 3 में से 2 बोर्ड के लोग हैं, एक आउटसाइडर है जो एक्सपर्टीज है, जो उनको गाइड करेगा। करे यहाँ पर एक चीज है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। वेरी क्लियर। एंड एसआर इक्विटी शेयर्स है तो 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ज्यादातर क्या होता है, रिस्क के बारे में सही फीडबैक इंडिपेंडेंट लोग देंगे। आप बायस ओपिनियन के साथ चलोगे आपके स्ट्रेटजी पे। बहुत बार हम लोग भी हमारे फ्रेंड से फीडबैक लेते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लग रहा है। वी एज अ कोचिंग ऑल्सो वी टेक फीडबैक फ्रॉम आवर क्लोज वंस हु आर लाइक इन अ वे कि जहां पर वो बायस नहीं है एंड दे आर इंडिपेंडेंट पीपल। करेक्ट है। तो वी वर्क ऑन दैट। हर एक वे पे इंप्रूवमेंट लाना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं। करेक्ट गाइस। तो जैसे मिनिमम 3 लोग चाहिए, मेजोरिटी विल बी व्हाट, बोर्ड मेंबर्स चाहिए, 1 शुड बी इंडिपेंडेंट। एसआर इक्विटी शेयर्स है तो 2/3 विल बी इंडिपेंडेंट। वेरी क्लियर गाइस। उसके बाद में ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट कमिटी विल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। जैसे ऑडिट कमिटी साल में 4 बार मिलता है, ठीक है, एनआरसी साल में 1 बार मिल सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, या 2 बार जो होगा। तो ऐसा यहां पर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज ट्वाइस अ ईयर। कोरम ऑफ द मीटिंग इज 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। इतने तो मेंबर प्रेजेंट रहने ही चाहिए। जो कॉमन कोरम है, बोर्ड मीटिंग का भी कोरम है जो आपने 173 ऑनवर्ड्स पढ़ा है, ठीक है, कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। करेक्ट गाइस। जनरल मीटिंग अलग होता है, 1000 मेंबर्स, 5000 मेंबर्स, अबव 5000 कुछ ना 5, 10, 15 एंड 30। करेक्ट। आप इसे शुड बी पर्सनली प्रेजेंट, ऐसा उसमें पढ़ते हैं। करेक्ट। उसके बाद में गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी डेज, 180 डेज। करेक्ट है। तो 2 मीटिंग्स के बीच में 180 डेज से ज्यादा गैप नहीं चाहिए। किन पर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट capitalization as on the year end plus high value debt listed entity। हाई वैल्यू डेट के बारे में ऐसा लिखा है गेस 500 CR और मोर। अगर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कंपनी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी बोला जाएगा। यहां पे लिख के रख दो 500 CR और मोर, 500 CR और मोर नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब इनके पावर्स क्या है? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एम्प्लॉय से 1 to 1 बात कर सकता है, एम्प्लॉय से फीडबैक ले सकता है, हर एक से जानकारी ले सकता है कि ग्राउंड लेवल पर तुम काम कर रहे हो, तुम बताओ क्या दिक्कतें आ रही है। करेक्ट है। फीडबैक लेना। सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी एम्प्लॉइज, ऑब्टेन आउटसाइड एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस, किसी आउटसाइडर को इन्वाइट करना कमिटी मीटिंग में, उनसे इनपुट्स लेना, ये हो सकता है। प्लस सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज। तो आपको मीटिंग में अगर इन्वाइट करना है, वो आपके अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने वाला है, आप वो मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं और वैल्यूएबल इनपुट्स ले सकते हैं। ये इनका पावर है, इट्स ओपन। वो लोग क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे एंड दे विल बी वर्किंग ऑन एवरी जोन, एवरी एरिया। करेक्ट गाइस। तो ये हो गया उनका पावर्स। ओके, रिपीट करो, बताओ। हु विल कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाउ मेनी पीपल विल बी देयर? 3। मेजॉरिटी विल बी बोर्ड मेंबर, दे कैन बी नॉन बोर्ड मेंबर ऑल्सो, कंपनी का कोई पार्ट हो सकता है। करेक्ट। उसके बाद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एसआर इक्विटी, करेक्ट है, या तो इंफीरियर राइट सुपीरियर राइट्स वाले को इक्विटीज है तो 2/3 विल बी इंडिपेंडेंट। करेक्ट है। चेयरमैन शैल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड ओनली कंपल्सरली एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। चेयरमैन कंपनी का बंदा रहेगा। एंड नंबर ऑफ मीटिंग्स कितना होने चाहिए? 2। ओके, एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन द ईयर। मैक्सिमम गैप इज 180 डेज। ये क्लियर बोला है। कोरम कितना रहेगा? 2 मेंबर्स और 1/3। ये पढ़ा आपने ये सब। एग्जीक्यूटिव का पार्टी जिससे मैं टिक करा रहा हूं फास्टर। ओके। उसके बाद में अगर आप देख रहे हो हु नीड टू कंप्लाई विद दिस, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एज वेल एज हाई वैल्यू डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज अगर है तो। एंड क्या काम कर सकते हैं? सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉइज, ऑब्टेन लीगल एडवाइस एंड सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर्स। करेक्ट है। तो ये आपने पढ़ा है। एक काम करेंगे, आप बुक बंद करेंगे, बुक बंद करेंगे, प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पाएंगे, जितने पॉइंट्स आपको याद है, ठीक है, आप पहले लिखोगे। लेट अस सी हाउ मेनी पॉइंट्स यू नो इट। जो नहीं याद है फिर अपन उसको डिस्कस करके लिखेंगे। तो आप आपके लेवल पर लिखिए कि कितने पॉइंट्स है। जैसे अभी यहाँ पे 9 पॉइंट्स हमने रफली ऊपर ऊपर देखे। करेक्ट है कि कौन किसको एप्लीकेबल है, क्या काम करता है। करेक्ट। तो आप ट्राई करके लिखोगे, डोंट वरी अबाउट इट। जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, इट्स फाइन, हम उसको क्लास में कवर करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू विल बी गेटिंग 2 to 3 minutes टू कंप्लाई द सेम। स्टार्ट। नॉर्मल पॉइंटर फॉर्म में लिख सकते हैं, पेंसिल में लिखना है पेंसिल लिख सकते हैं। हाँ लिखो।
देखो पॉइंट चेक करिए। पहला, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नंबर कितने रहेंगे? मिनिमम मेजोरिटी विल बी बोर्ड मेंबर्स एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यस, अब आ रहा है क्या आवाज? हाँ, तो अब ये देखो जो हो रहा है, सबसे पहले एसआर इक्विटी शेयर्स है, तो आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, तो 2/3 विल बी इंडिपेंडेंट। ये लिखा अपने। चेयरमैन क्या लिखा? देखो रीड आउट करो। चेयरमैन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट विल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव मे बी द मेंबर ऑफ द कमिटी। ठीक है, तो चेयरमैन विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट एंड बाकी सीनियर लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो मेंबर बन सकते हैं। नंबर ऑफ मीटिंग्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, करेक्ट है। मिनिमम मीटिंग्स, उसका कोरम लिखा है कि देखो आप नहीं लिखे तो लिखिए, लिखे, ओके वेरी गुड। 2 और मेंबर्स और 1/3 whichever is higher, ये आपने लिखा होगा। गैप बिटवीन 2 मीटिंग should not exceed 180 days. Board to decide on the role and responsibilities of the committee, मतलब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कि कमिटी क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या मॉनिटरिंग करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड का राइट है, करेक्ट है। बोर्ड विल डिसाइड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन इज टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप और हाई वैल्यू डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट कंपनीज जिनमें लगभग 500 CR से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, नॉन कन्वर्टेबल, करेक्ट है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हैव द फॉलोइंग पावर: पावर टू सीक इंफॉर्मेशन, obtain legal professional advice, secure attendance with the relevant expertise। ये 3 उनके पावर्स में आते हैं, राइट। देख लीजिए, आपने कुछ स्किप किया तो आपके नोट्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इतना ही और एक फंक्शंस का पार्ट दिया LODR में, क्या काम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। दैट इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। तो कमिटी स्थापित वो कर रहा है, तो उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस, स्कोप, ऑब्जेक्ट वही डिसाइड करेंगे। हाँ, ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट 500 CR अबाउ नॉन कन्वर्टेबल। जितने डेट इंस्ट्रूमेंट होंगे जो नॉन कन्वर्टेबल होंगे, नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी एंड द वैल्यू इज अबाउ 500 CR अबाउ, ऐसी कंपनीज को आपको रिस्क मैनेजमेंट। 500 CR आप क्रेडिटर का पैसा है, आपका पैसा नहीं है, आप किसी और के पैसे पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस देयर इज अ स्मॉल होमवर्क टुडे, जो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस है, ठीक है। आवर गोल ड्यूरिंग द बैच विल बी टू एटलीस्ट कंप्लीट पास्ट पेपर्स एज वेल एज मॉड्यूल क्वेश्चन ड्यूरिंग द बैच ओनली, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग बात होती है, ठीक है, वो बैच के बाद आगे वाली कहानी हो गई। बट बेसिक ड्यूरिंग द बैच आपका क्या होना चाहिए, मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के पीछे लगभग 5-6 क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। तो 20 चैप्टर्स है तो 120 क्वेश्चंस। पास पेपर्स बहुत सारे चैप्टर रिपीटेड है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस से, तो पास पेपर्स ऑब्वियसली जो ESG के पेपर्स हुए वो तो आए गए, बट इसके अलावा जो GRMC में जो कॉमन पार्ट है, जो ESG में पार्ट बना है, उसके क्वेश्चंस हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट है। तो वन ऑफ द स्मॉल होमवर्क इज टू लर्न एंड रिमेंबर व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, क्वेश्चन बुक में जाना चाहिए वो चीज, ओके। कहा जाएगा क्वेश्चन बुक में, ओके। तो दैट इज क्वेश्चन बुक, मतलब लिख लीजिए, इसमें आप कंटिन्यू करके लिख लोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वेदर द
constitution of risk management committee is mandatory, question mark. Whether the constitution of risk management committee is mandatory, question mark. And उसके बाद explain the importance of repeat करो, whether the constitution of risk management committee is mandatory, question mark. Explain the importance of constitution of risk management committee. Explain the importance of constitution of risk management committee. Right guys? करेक्ट है. तो ये हो गया आपका अबाउट कि किससे फॉर्म करना है, कंपलसरी कहाँ है और उसके फायदे क्या है. फायदे मतलब फंक्शंस लिख सकते हैं आप. करेक्ट है बात कि व्हाट आर द फंक्शंस डन बाय द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. वेरी क्लियर. तो एलओडीआर के अंदर ऑब्वियसली कमिटी कहां पर रेफर्ड है, कंपनीज एक्ट में तो है नहीं. अच्छा आपको पता है कंपनीज एक्ट में कुछ तो रेफर्ड है रिस्क. हाँ माइक चेक. कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या है. हाँ कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है. हाँ there is a content in Companies Act you are going which you have done already in executive and I'll give you a hint. ठीक है, जो मैं हिंट दे रहा हूं आपने 134 में भी पढ़ा है. तो what is in Companies Act and what is LODR? This is the executive question I'm asking. LODR तो हम पढ़ ही रहे, बट 134 या एग्जाम्पल है कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा है, ये मैं आपको पूछ रहा हूं. आप एग्जीक्यूटिव पास आउट हो, बताइए. नहीं विजिल मैकेनिज्म है, बट डायरेक्टली क्या लिखा है रिस्क मैनेजमेंट. दैट इज हेल्पिंग इन रिस्क मैनेजमेंट. विजिल मैकेनिज्म वन ऑफ द टूल फॉर गेटिंग द रिस्क मैनेज्ड, बट व्हाट इज डायरेक्टली रिटन. यस इंटरनल कंट्रोल से लिखा है. हाँ 134(5) में से आप बोल रहे हैं विदाउट गूगल अगर जो आंसर करेगा. हाँ नहीं वो तो डायरेक्ट और कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है, आपको सोचना पड़ेगा. ये आप एग्जीक्यूटिव पैटर्न में नहीं चल सकते, बाहर ही है. हाँ यू कैन ट्राई. मेरा ये क्वेश्चन है, एलओडीआर में तो हम पढ़ रहे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, कंपनीज एक्ट में डायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा है. दैट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. मैंने हिंट दे दिया 134 में कुछ तो है, क्या है वो नहीं मालूम. हाँ कारो रिपोर्टिंग, ओके नहीं कारो रिपोर्टिंग सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इसने बताया था. एक काम करो मैं बैरेक्ट ओपन कर लेता हूं, आपको 134 ही ओपन करता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड. बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना है, मेहनत करना है. ठीक है द डे यू थिंक यू नो एवरीथिंग ना, द डे इज द लास्ट डे. अंडरस्टैंड. हम लोग अभी तक हम लोग अपडेट होते जा रहे हैं, हम भी रोज पढ़ के आते हैं, सब टीचर्स अपडेट होते रहते हैं, हमें ऑलरेडी पता भी होगा बट फिर भी हम एक बार मेहनत करते हैं. हाँ ओके यस आई विल ओपन डायरेक्टली नाउ 134. ठीक है ए बी सी डी ये देखो एन पॉइंट. Statement indicating development and implementation of risk management policy for the company, including identification of risk in which opinion of the board exists. मतलब ये क्या है पता है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसी आप बना रहे हो, यहाँ पे प्लान बना रहे हो, यहाँ पे प्लान आपने बनाया कि नहीं बनाया. पॉलिसी के माध्यम से बोर्ड ने कभी ना कभी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जनरल, जैसे आपने पढ़ा ना CSR पॉलिसी, एनुअल एक्शन प्लान, पढ़ा कि नहीं पढ़ा. तो ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है पॉलिसी अगर है, अगर कंपनी ने पॉलिसी बनाई है, उसको ध्यान में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या बोर्ड ने अप्रूव किया है कि नहीं किया. समझ आ रहा है मेरी बात. तो पहली बात तो अगर पॉलिसी है तो प्लान आएगा ना, पहले जनरल प्लानिंग होगी तो स्पेसिफिक प्लानिंग होगी, राइट. जैसे आप CSR पॉलिसी बनाओगे तो एनुअल एक्शन प्लान बनेगा. आपकी कंपनी की CSR ही एप्लीकेबल नहीं है तो आप CSR का प्लान क्यों बनाओगे.
राइट, दैट्स वेरी कॉमन सेंस। 135 एप्लीकेबल होगा तो आप क्या करोगे, एनुअल एक्शन प्लान भी बनाओगे। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलना पड़ता है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, रिस्क माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, चेक चेक। हाँ, सो गाइस अंडरस्टैंड, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है तो प्लान के बारे में रीड करो। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग एनी डेवलपमेंट एंड implementation of risk management policy for the company, including its identification of risk, if any, which in the opinion there may threaten the existence of the company। ऐसा risk identify हो पा रहा है क्या जिससे कंपनी बंद होने की संभावना है, existence of the company come to an end। समझे मेरी बात? करेक्ट। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब जैसे अडानीज है, आज अडानीज पर बहुत सारा अभी एलिगेशन चल रहा है जो आप पढ़ भी रहे हो, ठीक है, करप्शन एलिगेशन आपने पढ़ा था। अब ये देखो कि यूएस का कोई इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा लगाया, बट इंडियन कंपनीज ब्राइबिंग द इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा एलिगेशन अडानीज पे लगा है। उस चक्कर में दूसरे कंट्री केन्या ने भी उनको जो ऑर्डर दिया था वो बैकआउट कर लिया, एयरपोर्ट बनाने का ऑर्डर कैंसिल कर लिया। इट इज अ वेरी बिग एलिगेशन। करप्शन एलिगेशन इज नॉट अ स्मॉल एलिगेशन, इसीलिए आपने एंटी ब्राइबरी लॉस पढ़ा है। अभी अडानीज को पीसीए के अंदर प्लस अडानीज को लोकपाल लोकायुक्त के तहत ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। समझो मेरी बात को, इट्स अ कॉर्पोरेट। एंड अगर कहीं ना कहीं अब सीएस वहां का एक्टिव हो गया होगा क्योंकि उनकी कंपनी पर एलिगेशंस है, तो उसने देखना चाहिए कि लूपहोल्स क्या हो रहा है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बोलो। वो बोलते हैं बट देखो क्या है स्टेटमेंट, वो यूएस नहीं बैकआउट हो गए। अच्छा, जो भी होगा, तो अभी एक स्टेटमेंट आ गया, तो अगला स्टेटमेंट है। बट ये सारे एलिगेशंस के भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स उनके ऊपर, राइट? तो अभी ये देखो, आपको ये समझना है कि पॉलिसी कवर्स अंडर एलओडीआर, प्लान्स कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ये याद रखना है, ठीक है? तो यहां से एक सेकंड आ जाओ, कम टू योर नोट्स। ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भाई, ओके, गैप बिटवीन टू मीटिंग एंड पावर्स, यहां तक क्लियर हो गए क्या? ठीक है, 9 पॉइंट्स आपके कवरेज है क्या, बताइए। हाँ, बताना है कि अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है नहीं, ऐसा कुछ डेवलप किया है कि नहीं, उसके बारे में टिप्पणी दो, करेक्ट डिस्क्लोजर दो कि आर यू वर्किंग ऑन इट, यू हैव टू टेल दैट, ऐसा, ठीक है? तो गाइस अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम आ रहे हैं जहां पर हमें ये रूल्स खत्म करना है, ठीक है? और फिर हम कुछ बेस वाले पार्ट्स पर हम आने वाले, ठीक है? तो रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, क्या काम कमेटी करेगा, ये कहां पे लिखा है? एलओडीआर में लिखा है, एलओडीआर के शेड्यूल में लिखा है, ठीक है? तो मार्क करिए। फॉर्मुलेट पॉलिसी बनाना, जैसे सीएसआर कमेटी क्या काम करता है वैसे ही है, करेक्ट है? फॉर्मुलेट द डिटेल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ओके, फॉर्मुलेट द डिटेल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ऑलमोस्ट सेम जो कीप है, ठीक है? उसके बाद सीआरओ करके एक पोजीशन आती है, 6 पॉइंट पे देखो, जैसे सीएफओ, सीईओ, सीआरओ, सीटीओ, सीओओ, ये सारे पोजीशंस हैं। चीफ रिस्क ऑफिसर, करेक्ट है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ द कंपनी, ऑपरेशनल ऑफिसर, सीटीओ, टेक्नीशियन ऑफिसर, सीआरओ, चीफ रिस्क ऑफिसर। तो ये कोई डेडिकेटेड आपने ऑफिसर अपॉइंट किया जो हेड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट है। कमिटी बोर्ड लेवल का होता है ना। मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, क्या फर्क होता है? या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड एमडी ऑफ द कंपनी? ये लोग हो गए टॉप लेवल, ये लोग हो गए सीनियर मैनेजमेंट के पार्ट, करेक्ट है? तो बोर्ड ने कहीं ना कहीं काम चलाने के लिए सीईओ अपॉइंट किया रहता है, सीएफओ अपॉइंटमेंट करते हैं, सीटीओ अपॉइंटमेंट करते हैं, सीओओ अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे आप करते हो ना पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें से जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं दैट इज सीईओ, सीएफओ, वो पोजीशंस कंपनी के अंदर, जिनके पास क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्ट्री। अब जो सीनियर मैनेजमेंट मिलकर जो चलाते हैं वो बन गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी भाषा में, उसके हेड होते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंपनी। समझ? अब प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं जो उनके साथ काम करेंगे, होल टाइम डायरेक्टर,
समझे? जो की मैनेजरियल पर्सन, CS, जो आप पढ़ते हो एग्जीक्यूटिव में, KMP का डेफिनेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ रहा है ना, ET में भी था ये चीज है, राइट? तो उसके बाद में क्या था? CEO ऑफ द कंपनी, CFO ऑफ द कंपनी, CEO ऑफ द कंपनी, करेक्ट? तो बोर्ड ने क्या किया? टीम बनाकर दे दी, अब तुम सरकार चलाओ, करेक्ट है? तुम कंपनी चलाओ, सीनियर मैनेजमेंट कंपनी चलाने का काम करेगा। वेरी वेरी क्लियर गाइस, ओके? तो बोर्ड को टाइम टू टाइम एडवाइस करने के लिए हमने कमिटी बना दी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, बोर्ड ने लोग अपॉइंट करे, MD, CEO, CFO, अब ये लोग पूरी कंपनी के हेड, ऑपरेशनल हेड माने जाएंगे। वेरी वेरी क्लियर गाइस। तो क्या रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ने, जो बोर्ड का ही पार्ट है, जो बोर्ड लेवल का पार्ट है, बोर्ड लेवल का पार्ट है, क्या उन्होंने CRO अपॉइंटमेंट प्रॉपर करी है कि नहीं करी है? क्योंकि ये तो स्ट्रैटेजी बना के बंद हो जाएंगे, साल में 2 बार मिलेंगे, बट दिन रात CRO का काम बनता है, कंपनी में क्या क्या रिस्क है, समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना, करेक्ट है? तो CRO के बारे में आपको क्या करना है? CRO को अपॉइंट करना, रिमूव करना, उसके रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, ये किसका काम बनता है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्या कौन करेगा? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। जैसे कंपनी के ऑडिटर अपॉइंटमेंट में कौन मदद करता है? ऑडिट कमेटी। समझे मेरी बात? NRC किसकी अपॉइंटमेंट में आते हैं? CEO अपॉइंटमेंट पर आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक एक कैप्टन टीम बनानी पड़ के काम करनी पड़ेगी, करेक्ट है? अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी बिग थिंग यू हैव टू रन, ओके? तो CRO का पूरा, करेक्ट है, टाइम टू टाइम अपडेट रखना, उसको रिमूव करना, अपॉइंट करना, किसका काम रहेगा? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। स्टेप बाय स्टेप समझिए, एग्जीक्यूटिव करिकुलम पढ़ा रहा हूं। रिपीट, पॉइंट 1, formulate detail risk management policy, then appoint removal terms of remuneration of CRO, chief risk officer, then keep the board informed, time to time जो जो risk आ रहा है कंपनी में, जो जो threats आ रहे हैं, risk management committee का काम है बोर्ड को अपने अवेयरनेस में रखना कि कंपनी में थ्रेट है, ये नुकसान है, ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है, ये इनका एंड ऑफ द डे कंपनी फेल, बोर्ड फेल्स, बोर्ड फेल, कंपनी फेल्स, एंड ऑफ द डे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम बनता है बोर्ड को टाइम टू टाइम सारे टाइप का रिकमेंडेशन, सजेशंस, ये टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना, प्लस रिव्यू करना, हमारे पॉलिसीज में और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। समझे मेरी बात? करेक्ट है? और पॉलिसी जो बनाई है वो लाइफ टाइम पॉलिसी नहीं है, इसमें और कुछ अपडेट्स लाना है, तो ये रिव्यू, जैसे CSR पॉलिसी बनाना, CSR पॉलिसी को रिव्यू करना, CSR पॉलिसी को मॉनिटर करना, कौन करता है? CSR कमेटी। सेम वे में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना किसका काम है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। और उसको रिव्यू करना किसका काम है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम बनता है। प्लस जितने भी वेरियस टूल्स, टेक्निक, सॉफ्टवेयर, अभी जैसे मेरे को पता है, आई स्टार्टेड सेलिंग वन प्रोडक्ट ऑन Amazon, तो Amazon पे मेरा जो पार्टनर है, वी आर इनटू वन वेरी स्मॉल बिजनेस ऑफ इट, तो मेरा जो पार्टनर है उसके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, Amazon के कौन से प्रोडक्ट पे कितने क्लिक्स हुए ये उससे पता चल जाता है। तो एग्जांपल है कि ये एक बॉटल है, ये बॉटल है, ये Amazon पे बेचा जा रहा है, ठीक है, बट बॉटल पे क्लिक 1000 बॉटल्स ही है, तो क्यों बॉटल इतना बड़ा कंटेनर चाइना से लाए और बेचे? बट कोई प्रोडक्ट पर कम से कम 2-4 लाख 10 लाख क्लिक्स है, लोगों ने सर्च किया है, वो क्लिक्स पता चल जाए, तो आपने मेथोडोलॉजी क्या यूज करी है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझा कि कौन सा प्रोडक्ट का सेल कम है, कौन से प्रोडक्ट का सेल ज्यादा है, तो आपने अलग अलग टूल्स यूज करने पड़ेंगे, मेथोडोलॉजी से रिस्क पता चलेगा आपको। पता अभी जैसे हम लोग भी क्या करते पता है, वी हैव अ बिटली लिंक, हमारे जो नोट्स है, ठीक है, जो हम डालते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट क्लिक द ड्राइव लिंक, वी कम टू नो। एंड व्हाट इज द मीडियम? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, वो भी पता चल जाता है। सपोज हमें क्लिक से समझा कि इट इज मोर ऑन टेलीग्राम, तो हम लोग टेलीग्राम पे ध्यान देंगे, स्ट्रेट बात है। इट्स एंड ऑफ द बिजनेस, एवरीवन इज डूइंग योर बिजनेस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नथिंग इज अ चैरिटी हियर। तो आपको ये समझना है कि हमें समझना पड़ेगा कि कहां से क्या क्लिक्स हो रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, ये हमारे पास डेटा आता है। वी हैव पेड अ लॉट ऑफ हेवी एंड सॉफ्टवेयर्स ऑन दिस, इस पे हम काम करते हैं। तो आपको ये समझना है कि छोटी बात है ये, इतना सोचो, रिलायंस इंडस्ट्री इतने बड़े प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इतने स्केल पे बेच रहा है, तो आपको कितना ध्यान देना पड़ता रहेगा प्रोडक्ट बेचने में, इज इट राइट? तो व्हाट आर द मेथड्स यूज, व्हाट आर द टूल्स यूज टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड वर्क ऑन इट, ये भी आपको प्लान करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट मेथड, एप्रोप्रिएट प्रोसेस एंड सिस्टम्स आर इन प्लेस टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड।
जो भी रिस्क है उसको स्टडी करने के लिए आपके पास सही टूल्स है, सॉफ्टवेयर्स है, टेक्निक्स है। अब जैसे मेरे पास एक टैक्स का सॉफ्टवेयर है, टैक्स के सॉफ्टवेयर में मुझे पता चल जाता है कि क्लाइंट ने जो आईटीआर दिया है उसमें से सॉफ्टवेयर बताता है कि भाई साहब एज पर रिकॉर्ड हमें लग रहा है ये डेटा फ्रॉडुलेंट है, और फिर मैं पता करता हूँ गवर्नमेंट वेबसाइट से, आजकल पता चलता है। मालूम है आपको, ये आपको पता है AIS TIS करके डेटा होता है, ठीक है, ये नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है, टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वहां से हमें पता चल जाता है। सॉफ्टवेयर बोलता है गवर्नमेंट साइट पर दिख रहा है डिविडेंड इनकम 10 लाख, इस बंदे ने 2 लाख डिस्क्लोज किया है, बीप 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 बीप, मैं क्लाइंट को बीप 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 कर लेता हूं। मैं बोला सर आप कुछ हाइड कर, बोला क्या हाइड, नहीं आपने कम नहीं सब डिस्क्लोज किया, नहीं सर आपकी डिविडेंड इनकम 10 लाख है, बोले नहीं 2 लाख है, बोला चेक करो, हाँ सर 8-9 लाख तो दिख रहा है, आपने मिस, सर आपको कैसे पता चला, वो नहीं बताऊंगा। वी हैव द टूल्स एंड टेक्निक्स कि रॉन्ग डेटा है, राइट डेटा है, ये मेथड्स आपको सही यूज करने पड़ेंगे, समझे क्या मेरी बात। अब एक क्लाइंट का क्या हो गया पता है, शेयर्स ट्रेडिंग कर रहा था, बताया नहीं उसने, बाद में मेरे को भेजा, नहीं सर बस छोटा सा काम है, आई एम सैलरीड, आई अर्न 50 लाख एंड मुझे बस 1-2 डिडक्शन लेने और फाइल कर दीजिए। मैंने बोला सर आपका लॉगिन दो, मैंने बोला सबका ये है कैपिटल गेन है, ये है कैपिटल लॉस है, FNO ही है, मेरी फीस इतनी, सर ये नहीं है, समझे मेरी बात। तो देयर आर टूल्स एंड टेक्निक विच गाइड यू कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, समझे मेरी बात, करेक्ट है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ध्यान देगा। एक सेकंड, पॉलिसी कौन बनाएगा, रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी रिव्यू कौन करेगा, अपॉइंटमेंट रिमूवल रेम्यूनरेशन ऑफ CRO कौन देखेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एप्रोप्रिएट टूल्स मेथड टेक्नोलॉजी यूज कौन देखेगा, रिस्क मैनेजमेंट। टाइम टू टाइम बोर्ड को अपडेट करना किसका काम है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। समझ आया, लर्न करना पड़ेगा, ये एग्जीक्यूटिव की थ्योरी लर्न करा रहा हूं मैं, ठीक है। एक्चुअली आई रिमेंबर इन द लास्ट बैच आई हैव डन दिस चैप्टर इन 2 lectures, honestly 1.5 hour and 1 hour 45 minutes, total 3 to 4 hours, but we're seeing the what say the pace you are having, it's almost 2 lecture, I think more 2-3 lectures needed, ऑनेस्टली, ठीक है। तो मैं सच बता रहा हूँ, जो फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम कैलकुलेशन रहता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन पर लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए था, बीइंग इनटू दिस टुमारो संडे, वो प्लान के हिसाब से, बट वी आर एक्सटेंडेड टिल मंडे एंड ट्यूसडे अगेन, तो पेस ध्यान में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ओके। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताओ क्या क्या, क्योंकि आपके चेहरे से बिल्कुल भी फंक्शन याद है ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको ऐसे भगा के टिक नहीं कर सकता, मेरे को नहीं जमता है, तो मैं उसको थोड़ा सा लिखाऊंगा, अंडरलाइन कराऊंगा, लर्न कराऊंगा, क्लास में समझाऊंगा, तो मैं टाइम डालूंगा, क्योंकि आपके चेहरे पे आंसर आ ही नहीं रहा है, ये फैक्ट है, आई एम टेलिंग इट। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के क्या फंक्शंस है, एक वर्ड बाहर नहीं आया, एक ही चीज में देखिए, फॉर्मुलेट द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इसके अलावा बाकी कंटेंट तो शायद आपने टिक ही लगाया, आई डोंट नो हाउ, जो भी रहेगा LODR में था ये चीज है, रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, बताइए। पॉइंट 1, फॉर्मुलेट द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, review the risk management policy, appoint, remove and remuneration of chief risk officer, then up to date information to be provided about to the board of director, and methodologies, appropriate tools and softwares and techniques are adopted for identifying the risk। चलो लिखो इसको बुक में, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। मेरे लिए होमवर्क देना इजी है, बट शायद आपको ये याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ओके। रोल ऑफ, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है बस, कौन सा वाला, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के फंक्शंस, वही, ठीक है, जो है ना, व्हाट इज द, हु नीड टू अपॉइंट द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एंड व्हाट आर द फंक्शंस, ओके, या इंपॉर्टेंस लिखो पहला। रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, समरी में लिखेंगे, रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, role of risk management committee, okay। point 1, formulate detailed risk management policy, formulate detailed risk management policy, formulate detailed risk management policy, point 1। point 2, periodically review the risk management policy, periodically review the risk management policy, periodically review the risk management policy, है ना। point 3, appoint, removal and terms of remuneration of, appoint,
removal and terms of remuneration of chief risk officer. Appoint, removal and terms of remuneration of CRO. Appoint, removal and terms of remuneration of CRO, chief risk officer. करेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कीप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD, keep the BOD informed about, keep the BOD informed about discussions, recommendations and action taken. Keep the BOD informed about discussions, comma, recommendations and action taken, correct guys? Okay. And the next point, appropriate processes and systems are in place. Appropriate processes and systems are in place. Appropriate processes and systems are in place to monitor and evaluate risk. To monitor and evaluate risk. कुछ तो याद रहना चाहिए अभी आपको. इतना मैंने 4-5 बार रीड किया है, लिखा दिया है. बताओ क्या क्या पॉइंट्स है. पहला, पॉलिसी बनाना, डिटेल पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, फिर उसको रिव्यू करना, अपडेट करना. करेक्ट है बात. देन अपॉइंटमेंट ऑफ CRO, रेम्यूनरेशन ऑफ CRO, रिमूवल ऑफ CRO, जो उनका सीनियर मैनेजमेंट पर बैठा है. उसके बाद BOD को टाइम टू टाइम सारी बात डिस्कशंस को अवेयर करके रखना कि कंपनी में ऐसा चल रहा है, कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम है, कंपनी में ये इशू हो रहा है, कंपनी में ये हम काम कर रहे हैं. करेक्ट है, उनको अपडेट रखना. करेक्ट है. एंड प्रॉपर प्रोसेस, सिस्टम्स, मेथोडोलॉजी आपने लगाया जिससे आप टाइम टू टाइम रिस्क को पता कर पा रहे हैं. इज दैट वेरी क्लियर? इसलिए बहुत सारी कंपनी फीडबैक बेस पे चलता है. मतलब दे गिव द सर्विस, दे बोलते फिल द फॉर्म इन 2 seconds. ठीक है. दे आर वेरी सीरियस अबाउट फीडबैक. ओके. एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली. जिसके बेसिस पर क्या करते हैं, जेन्युइन फीडबैक रहेगा तो कंसिडर करते हैं, नॉन जेन्युइन रहा तो इग्नोर करते हैं. इस तरह से वो काम करते हैं. एंड दे हैव एक्टिवली वर्किंग ऑन द सेम. बहुत सारे कॉल सेंटर पे आप कॉल करोगे, सर आपको अगर आपकी हमारी सर्विस पसंद आई है तो आफ्टर द कॉल आप बस बटन दबा दीजिए 1 to 10, ऐसा कुछ तो रहता है. तो आपको बोलता है. तो दिस लॉट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड. तो व्हाट आर द मेथोडोलॉजी? दे आर कलेक्टिंग लॉट ऑफ फीडबैक्स. They are checking how many clicks on the product. They are checking how many people are searching their products. बहुत सारी चीजों पर वो काम करने के बाद कंपनी चलाने का पूरा स्ट्रेटेजी रखते हैं. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर अप किया है? हमने पहला अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी मेंबर ही खत्म किया. उसके बाद में चेयरमैन के बारे में खत्म किया है. ठीक है. उसके बाद SS1 का बस एक रेफरेंस था 2 लाइन में, जो अलग से चैप्टर में आएगा, नीड नॉट वरी अबाउट इट. फिर डायरेक्टली हमने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का पूरा LODR के अंदर जो कंटेंट है वो खत्म किया. तो आइडियलिस्टिकली वी हैव डन ओनली विद 3 things. Which 3 things? Committee member appointment, chairman of the committee and risk management committee. CSR committee हमने लिख दिया, refer to chapter number 14. Now we are left with 3 more committees. Which 3 more committees? NRC, audit committee and stakeholder relationship committee. Correct guys? चलेगा. तो we'll complete with introduction. One song which is pending, one introduction which is pending. ठीक है. अरे हाँ, बर्थडे तो ठीक है. तो बर्थडे गैंग आ जाओगे. पहले इंट्रोडक्शन लेके रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे. ओके. पलक का इंट्रोडक्शन पेंडिंग आई गेस. और किसका पेंडिंग रह गया कि बाय चांस? निमिष को बोलना है. निमिष और एक बार इंट्रोडक्शन देगा. शादी के बाद का अलग कहानी है, शादी के पहले का अलग कहानी. ठीक है. तो पलक आगे आ जाओ. पहले पलक का इंट्रोडक्शन होगा, निमिष का होगा, फिर रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे. गाना भी अच्छा गाता है. डन है गाना का. उस स्माइल में दिख रहा है गाना अच्छा गा सकता है. Mic check, mic check. Check, mic check, mic check, mic check. ऑनलाइन नहीं जाएगा. Yes. 1, 2, 3 start. Hello everyone. My name is Palak Agrawal and I am from Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के बारे में. छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जैसा बताना प्लेस के बारे में. क्या बताऊँ मैं?
हॉबीज बताओ कैसे रहती है? हॉबीज़ कुछ नहीं, ऐसे घूमना फिरना पसंद है बस। एंड हाउ यू एंटर इनटू स्पोर्ट्स? मेरे सीनियर में मुझे बताया था। सीनियर तो ने हाँ, कौन सा गाना गाओ? उसको डोरेमोन सुनना है। नहीं, गाना नहीं गाती। पक्का ओके सो 1 2 3 स्टार्ट क्या? गाना कौन सा गाना गाऊं? कोई भी गाना कुछ बताओ, मुझे तो डोरेमोन नहीं आता। जो तुम्हें वर्ड्स आते हैं तो 2 लाइन आते हैं। निमिष नेक्स्ट तुम्हारा आएगा। कुछ तो बताओ, अरे आप बता दो। अरे कोई भी गाना जो तुम्हें जो वर्डिंग्स आते हैं। यस 1 2 3 स्टार्ट। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। चलिए गाइस कम ऑन बढ़िया 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। निमिष आ जाओ इंट्रोडक्शन आ जाओ निमिष। अरे इंट्रोडक्शन तो बहुत दिनों बाद आया। बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज ऑनलाइन वालों इसकी शादी बैच के दौरान शादी हुई है ठीक है। जब बैच में आया तब शादी नहीं हुई थी, शादी करके आया है ठीक है। और अभी आफ्टर मैरिज वो अपना बात कर रहा है चाइल्ड मैरिज। हेलो एवरीवन। बोलने में शादी नहीं हुई। नहीं हुई मेरी शादी। अरे गाइस यस 1 2 3 स्टार्ट। माई सेल्फ निमिष गुप्ता, आई एम फ्रॉम पठानकोट पंजाब गाइस एंड आप लोग उसको वापस बोले दीजिए 1 2 3 स्टार्ट। माई सेल्फ निमिष गुप्ता, आई एम फ्रॉम पठानकोट पंजाब एंड हॉबीज़ मेरी क्रिकेट या फुटबॉल और मूवीज़ देख लेता हूँ एंड हाउ यू एंटर इनटू स्पोर्ट्स? ऐसे मतलब अचानक से प्लान बन गया, अच्छे नंबर आ गए 12th में। ऐसे अचानक प्लान। अच्छा अभी शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? शादी हुई नहीं है मेरी। हाँ अभी नहीं हुई शादी। शादी करके आया ना? नहीं नहीं है। अच्छा कौन सा गाना? गाना नहीं अरे गाना नहीं गाता। पक्का? अरे गाना गाता है नहीं है? गाता है ना, बहुत गाता है ना, गाता है। ताली तो बजाओ ना, तुम ऐसे बेशर्म हो यार। नहीं गाता। अच्छा एक सिस्टर की शादी में उसने डांस तो किया होगा ना, या गाया तो होगा अपनी सिस्टर। अरे बहन के लिए इतना नहीं कर सकता है, नहीं किया है पक्का? अच्छा वीडियो तो बेच फिर देखते डिजाइन। चलो ठीक है बस ओके चलेगा। विद दिस ऑफिशियली रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। बाकी बर्थडे आ गया।